नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षिंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर पहलगाम आतंकी हमले का असर, श्रद्धालुओं की घटती संख्या से बढ़ गई सरकार की टेंशन, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के हो रहे दावे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देरी पर उठ रहे सवाल, हाईकोर्ट ने भी सरकार से मांगा है चुनाव पर जवाब। चुनाव में देरी पर विपक्ष ने भी किया है प्रहार। भ्रष्टाचार को लेकर हरीश रावत ने सरकार पर साधा निशाना, कहा लूट झूठ और फूट का अड्डा बना उत्तराखंड, जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी उठाए सवाल। और उत्तराखंड में 25 जून से मानसून देगा दस्तक, मई में भी बारिश का दौर रहेगा जारी। इस बार मानसून के सामान्य रहने के आसार, फिलहाल गर्मी से भी लोगों को है राहत। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले कर लेते हैं चारधाम यात्रा की। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा से इस बार काफी उम्मीदें लगाई जा रही है। उम्मीद थी कि बड़ी संख्या में तीर्थयात्री उत्तराखंड आएंगे, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले का तीर्थ यात्रा पर ऐसा असर पड़ा कि शुरुआत के दिनों में ही तीर्थयात्रियों की संख्या घट गई है। और ऐसे में अब लगातार शासन प्रशासन चारधाम यात्रा पर आने के लिए श्रद्धालुओं से अपील कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। चारधाम यात्रा पर आतंकी हमले का असर, हमले के बाद तीर्थयात्रियों में बना भ्रम, श्रद्धालुओं की घटती संख्या से बढ़ गई टेंशन, सुरक्षा के दावे करने में जुटी सरकार। पहलगाम आतंकी हमले का असर उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर देखने को मिल रहा है। आमतौर पर हर साल तीर्थ यात्रा के पहले महीने में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते थे, लेकिन इस साल यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है। अगर पिछले साल में तुलना करें तो अभी तक पिछले साल से कम चारधाम यात्रा पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। इस बार यात्रियों की संख्या में 31% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि चारधाम यात्रा के लिए अभी तक 28 लाख से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं। ऐसे में सरकार का दावा है कि आने वाले दिनों में चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी देखने को मिल सकती है। इस वर्ष चारधाम यात्रा बड़ी संख्या में यात्री आने की संभावना है। अभी तक यमुनोत्री धाम में 4,77,030, गंगोत्री धाम में 5,16,779, केदारनाथ धाम में 9,71,961, बद्रीनाथ धाम में 8,76,376 एवं हेमकुंड साहब में 55,297 श्रद्धालुओं का ये जो कुल संख्या है यह है 28,90,443 श्रद्धालु अपना पंजीकरण करा चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या है, लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। और इसके अंदर अब तक जो हैं 8,31,714 यात्री दर्शन कर चुके हैं। तो जो लोग आएंगे दर्शन करते रहेंगे, और हमने यात्रा को सुलभ और सरल बनाया है। और हम यही आग्रह करेंगे कि डॉक्टर से परामर्श करने के बाद यात्रा को प्रारंभ करें। वहीं सरकार ने उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि चारधाम यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित है, और सरकार ने पूरे यात्रा मार्गों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, जिसके लिए स्थानीय पुलिस और आईटीबीपी को भी लगाया गया है। यहाँ डरने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पुलिस है और पूरा अपना क्षेत्र है, और यहाँ पर कोई ऐसी गतिविधि कोई देखी नहीं गई, रिपोर्ट नहीं की गई है, और बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस तैनात है, और कोई भी आदमी निकल के जा नहीं सकता है। तो निश्चित रूप में हम समझते हैं कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगी, और हमने पूरी उसके लिए इस समय हमने डायरेक्शंस दे रखी हैं पुलिस को भी कि वो पूरे एहतियातन बरतें और लोगों को सहायता पहुँचाएँ। जिस तरह से अब तक चारधाम यात्रा की रफ्तार चल रही है, उसे देख कहीं न कहीं सरकार के लिए चिंता का विषय जरूर बना है। लेकिन अब सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में चारधाम यात्रा की रफ्तार में तेजी जरूर आएगी। इन दिनों बीजेपी महिला मोर्चा भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर सेना के सम्मान में यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा को लेकर राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में सिंदूर का महत्व सर्वोपरि है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन का नाम सिंदूर रख ये साबित कर दिया कि देश पर आंख उठाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर ये एक माननीय प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी का आभार और धन्यवाद करते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने जो महिलाओं का जो एक बहुत ही अमूल्य उनका जो एक जो उनका श्रृंगार होता है सिंदूर, उसका नाम देकर और उन आतताइयों के ठिकानों पर वार करके उनको सैनिकों ने हमारी जो माताएं थी, बहनें थी, उनकी रक्षा के लिए जो उन्होंने जो बदला लिया, उसके लिए उन सैनिकों का आभार और धन्यवाद करने के लिए हमारी जो महिला मोर्चा की जो बहनें हैं, जो हमारी अन्य बहनें हैं, सभी लोग उन वीर सैनिकों का धन्यवाद करने के लिए ये जो तिरंगा यात्रा निकाल रही हैं और जो हमारे जो वीर भाई जो हमारे शहीद हुए हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि स्वरूप जो है उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रही हैं। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में लगातार हो रही देरी पर अब सवाल उठने लगे हैं। यहां तक कि अब मामला हाईकोर्ट में पहुंच चुका है और हाईकोर्ट ने सरकार से चुनाव कराने को लेकर जवाब मांगा है। और ऐसे में विपक्ष क्या कह रहा है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। पंचायत चुनाव में देरी पर उठ रहे सवाल, हाईकोर्ट ने भी सरकार से मांगा चुनाव पर जवाब। चुनाव में देरी पर विपक्ष ने भी किया प्रहार। उत्तराखंड में अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव में लगातार हो रही देरी पर सवाल उठ रहे हैं। और इस बीच अब हाईकोर्ट ने भी सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर अभी तक पंचायत चुनाव क्यों नहीं कराए गए। दरअसल उत्तराखंड में हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश की 12 जिला पंचायतों में चुनाव होने हैं। चुनाव न हो पाने के चलते पंचायतों को प्रशासकों के हवाले किया गया है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर पंचायत चुनाव में देरी क्यों हो रही है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि पंचायत चुनाव में देरी की प्रमुख वजह क्या है। दरअसल सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर स्पष्ट नीति तय नहीं कर पाई है। आरक्षण व्यवस्था तय न होने से चुनाव प्रक्रिया में देरी हो रही है। कुछ जिले चमोली, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर में नए सिरे से परिसीमन की जरूरत है, जिससे ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायत सीटों में बदलाव हो सकता है। शहरी विकास विभाग द्वारा कुछ ग्राम पंचायतों को नगरपालिका क्षेत्रों से बाहर किया गया है और कुछ निकायों का विस्तार हुआ है, जिससे परिसीमन में मुश्किलें बढ़ी है। सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच समन्वय की कमी और प्रशासकीय तैयारियों में देरी भी एक कारण है। सरकार ने पहले अक्टूबर 2024 में चुनाव की योजना बनाई थी, लेकिन विधानसभा में ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक के कारण तारीखें टल गई। वहीं पंचायत चुनाव में देरी होने से मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव समय से नहीं करवाना चाहती है। हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद ही निकाय चुनाव किए गए और अब पंचायत चुनाव में भी हाईकोर्ट को ही दखल देना पड़ा है। देखिए, जो नगर निकाय के जो चुनाव हुए थे उसमें भी कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा था। एक बार नहीं, कई बार हस्तक्षेप करना पड़ा था। सरकार की मंशा नहीं थी चुनाव कराने की, लेकिन कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद चुनाव राज्य के अंदर हुए। आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है, चाहे वो नगर निकाय के चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे छात्र संघ के चुनाव हो, सबको लटकाना चाह रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि आज स्थिति उनके अनुकूल नहीं है। अगर ये पंचायत के चुनाव कराएंगे तो पंचायत में इनको बहुत बुरी शिकस्त मिलने वाली है। वहीं बीजेपी का कहना है कि चुनाव को लेकर भाजपा की पूरी तैयारी है और जल्द ही चुनाव कराए जाएंगे। इसके साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस के बयान पर चुटकी भी ली है। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि जनता हर चुनाव में कांग्रेस को हार का मुंह दिखा रही है। पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस बुरी तरह से हारने वाली है। मुझे लगता है जो विपक्ष कह रहा है, हार रहा है, बार बार आईना दिखाने का काम जनता उनको बार बार कर रही है, तो हार का डर तो उनके अंदर है। भाजपा के अंदर हार का डर नहीं है। भाजपा चुनाव कराएगी और चुनाव होंगे और हमारे जीतेंगे। आप देखेंगे कि पंचायत के जब चुनाव होंगे तो हमारे प्रत्याशी अधिकतर सभी जगह से जीत करके आएंगे। कांग्रेस को अपना काम करना चाहिए। कांग्रेस को केवल नकारात्मकता फैला करके क्या लोगों को भ्रमित करने का काम करे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस विपक्ष क्या कहता है ये विपक्षी जाने, लेकिन सरकार ये चुनाव करवाएगी और बहुत जल्द चुनाव होंगे, ये सब आप देखेंगे। इस वक्त सबकी निगाहें पंचायत चुनाव पर टिकी है। अब देखना ये होगा कि सरकार आखिर कब तक प्रदेश में पंचायत चुनाव करवाती है।
उधर कांग्रेस नेता पूर्व सीएम हरीश रावत भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल हाल ही में विजिलेंस ने राजधानी देहरादून की आईएसबीटी चौकी प्रभारी को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। इससे पहले विजिलेंस की टीम ने नैनीताल में भी अकाउंटेंट को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। और ऐसे में हरदास सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि उत्तराखंड लूट, झूठ और फूट का अड्डा बन चुका है। देखिए, एक हमारी विंग है पुलिस में, विजिलेंस की, वो हमेशा लोगों को पकड़ती रही है, केसेस चलते रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हाँ, ये ज़रूर है क्योंकि इस समय जगह जगह लूट 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 लूट, मतलब सारा उत्तराखंड कह रहा है झूठ झूठ झूठ, लूट लूट लूट, फूट फूट फूट। तो ये झूठ, लूट और फूट की तरफ से चिंतित सरकार ये आंकड़े बार बार दोहरा रही है। वहीं विश्व प्रसिद्ध कैची धाम में लगने वाले जाम के झाम से निपटने के लिए बाईपास रोड बनाने का रास्ता साफ हो गया है। पीडब्ल्यूडी सचिव की माने तो धाम के पास 2 अलग अलग साइट पर बाईपास रोड बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि डीपीआर और भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पर काम चल रहा है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। देखिए, कैंची बाईपास दो अलग अलग सड़क के ऊपर बन रहा है, प्रपोज किया गया है। तो एक तो जो एग्जिस्टिंग एनएच है जो मंदिर के सामने से जाता है, उसका एक बाईपास है, वो तकरीबन 2 किलोमीटर का बाईपास है। उसमें डीपीआर बनाने की कार्रवाई स्टार्ट कर दी गई है। उसमें कुछ इश्यूज आ गए थे क्योंकि वहाँ का जो टेरेन है उस पर एक इन्वेस्टिगेशन होनी थी और ये फाइनल डिसीजन होना था कि इसको टेकअप करना है कि नहीं। तो उस पर एक सहमति बन गई है, उसमें डीपीआर बनाई जा रही है। उसमें तकरीबन 300 मीटर की टनल एक बनाई जाएगी और 1.9 किलोमीटर के आसपास का सड़क बनेगा, बाईपास जो मंदिर वाले पोर्शन से बाहर निकाल देगा आपको। तो एक वो है। दूसरा, एक कैंची धाम के पीछे से जो पहाड़ हैं उस पे से स्टेट से हमारे तरफ से सैंक्शन किया गया है, उसका फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफ़र फाइनल स्टेज पे है, भारत सरकार लेवल से है। अभी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ गए थे दिल्ली, तो वहाँ पे माननीय वन पर्यावरण मंत्री जी को रिक्वेस्ट किया, तो वो सहमत हैं उसको करने के लिए। वो जैसे होता है इमीडिएटली हम लोग उसको करना शुरू कर देंगे। तो वो रोड जो है सैनिटोरियम जो भवाली में, वहाँ से स्टार्ट हो रही है और नीचे जाकर राती घाट में मिलेगी। एक पुल और बनाना पड़ेगा नीचे राती घाट में। उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड के कार्यों में अभी तक 85% काम पूरा हो चुका है, जबकि 15% कार्य अब भी जारी है। उधर पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि उत्तरकाशी में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर किए जा रहे कार्य और रुद्रप्रयाग में अगस्त्यमुनि में बनने वाले बाईपास कार्य के चलते निर्माण कार्यों में थोड़ा समय लग रहा है। इस पे तकरीबन 85% काम किया जा चुका है और बाकी काम जो है वो गतिमान है। इसमें उत्तरकाशी जिले में जो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से एक डायरेक्शन था, एक एचपीसी उन्होंने बनाई थी, तो उसके विजिट की वजह से थोड़ा डिले हुआ ये प्रोग्राम, लेकिन अब ये इसको अप्रूव किया जा चुका है। तो उस पर फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफ़र के केसेस फाइनल किए जा रहे हैं और यमुनोत्री की तरफ एक डीपीआर में एक माइनर चेंज आया था जिसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ है। तो यही दोनों पोर्शन बचे। बाकी सारा पोर्शन जो हमारा बद्रीनाथ धाम तक का लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं और केदारनाथ धाम वाले पोर्शन में कुछ पोर्शन में बाईपासेस बनाए जा रहे हैं जहाँ पे सिंकिंग की समस्या आ रही थी। जैसे कुंड एक जगह थी, उसका बाईपास हम बना रहे हैं। और अगस्त्यमुनि में क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे नैरो रोड से, वहाँ बहुत ज़्यादा हैबिटेशन है, तो उसका बाईपास एक बना रहे हैं। तो उस पर काम चल रहा है। बाकी हमने लगभग सारा काम कंप्लीट कर लिया है। रुद्रप्रयाग के फाटा में जल्द ही एक नई पार्किंग सुविधा श्रद्धालुओं को मिलेगी। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फाटा में पार्किंग निर्माण की घोषणा की थी, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। बता दें कि मुख्य विकास अधिकारी जीएस खाती ने फाटा के रविग्राम में ग्रामीणों द्वारा दी गई जमीन का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि करीब 150 से ज्यादा वाहनों की क्षमता वाली पार्किंग को बनाया जा सकेगा। फाटा पार्किंग जो है माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा में समावेशित पार्ट है और इसमें जो है एक बार देखा गया था तो वन भूमि की एक दिक्कत आ रही थी, तो हम लोगों ने लोगों से आह्वान किया कि वो अपनी इसके लिए ज़मीन दें। तो ज़मीन में से तो एक ज़मीन लोगों ने, जो हमारे के प्रधान थे, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे, तो जो विधायक के हमारी प्रतिनिधि हैं जमलों की मैडम, तो उन लोगों ने एक संयुक्त रूप से कहा कि हम लोग एक जो प्राइवेट ज़मीन है, लैंड, उसके लिए उपलब्ध कराने जा रहे हैं। तो उनकी बैठक रखी गई है और वो उन्होंने एक एनओसी देने के लिए तैयार हुए हैं वो लोग।
आगामी 22 मई को प्रस्तावित कांग्रेस के जिलाधिकारी कार्यालय घेराव के कार्यक्रम को लेकर पूर्व दर्जाधारी मंत्री और भाजपा नेता बिट्टू कर्नाटक ने निशाना साधा है। बिट्टू कर्नाटक ने कटाक्ष करते हुए कहा कि काबिल रेंज जोन और क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग पर सुधारीकरण के कार्य शुरू हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस अपनी राजनीति चमकाने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करने जा रही है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। देखिए, सरकार का बचाव वाला मामला नहीं है। आपदा भारतीय जनता पार्टी अथवा हमारी सरकार द्वारा लाई गई नहीं है। आपदा आई, उसका उपाय कैसे हो उसे खोजा गया। पहले वैज्ञानिकों का द्वारा पूरी तरीके से उस सॉइल को टेस्ट करने के साथ साथ सब चीज़ें देखी गई, परीक्षण किया गया, किस तरीके से उसके रास्ते निकाले गए। और मैं मोटा मोटा आपको बताऊं, अगर मोटा मोटा, मैंने कल भी मैं उस बैठक में भी उपस्थित था और उसके बाद मैं स्पॉट में भी गया, मैंने वहां पूरा निरीक्षण किया। 17 करोड़ रुपए सड़क के निचले भाग के लिए स्वीकृत हो गए। बात अब मौसम की। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश में 25 जून तक मानसून पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि 27 मई को मानसून केरल में दस्तक देगा। उन्होंने कहा है कि इस बार मानसून के सामान्य रहने की उम्मीद है। बिल्कुल, मानसून देखिए जून से शुरुआत होती है। नॉर्मल डेट जैसे देखें केरल में 1 जून होती है, लेकिन अभी जो स्टेटमेंट दिया गया डिपार्टमेंट द्वारा, बोला कि 27 मई तक जो है, जो हमारा केरल है वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। तो जो मॉडल एरर उसमें 4 डेज तक का है, लेकिन जो डेट एक दी गई है वो 27 मई तक में बोला कि वहाँ पहुँचेगा। फिर वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में करीब 25 दिन जो है लगते हैं आपके, 24 से 25 दिन। तो हमारी जो नॉर्मल डेट है 25 के आसपास है। तो अगर एक नॉर्मल से मानसून चलता है तो यहाँ पे भी 2-1 दिन पहले पहुँच सकता है। अदरवाइज जो हमारी जैसे जो नॉर्मल डेट है तो वो 25 जून के आसपास है जी। उधर किच्चा में उप जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा ने अवैध कॉलोनियों और स्टैम्प पेपर पर प्लॉटों की खरीद फरोख्त रोकने के आदेश जारी किए हैं। उप जिलाधिकारी ने कहा है कि प्लॉटों की खरीद फरोख्त स्टैम्प पेपर पर की जा रही है, जो कि अवैधानिक है। स्टैम्प पेपर पर खरीद फरोख्त से संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं किया जा सकता। बता दें कि उन्होंने इस फर्जीवाड़े को रोक लगाने के लिए कार्रवाई की बात की है। उनका कहना है कि अवैध कॉलोनियों पर भी एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि इस संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय द्वारा विस्तृत निर्देश दिए गए थे, उस क्रम में जो इस प्रकार की कॉलोनियां हैं उनकी सूची तैयार की गई है। निश्चित तौर से उसको रिपोर्ट भी प्रेषित की जा रही है और शीघ्र ही उस पर जिलाधिकारी महोदय के जो निर्देश प्राप्त हैं कि उनके ऐसी उनकी क्रय विक्रय को रुकवाने संबंधी उनके ऊपर कार्रवाई करने भी प्रारंभ की जाएगी। और जहाँ तक स्टाम्प का विषय है, स्टाम्प पे किसी भी प्रकार की खरीद बिक्री न तो वैधानिक रूप से अनुमन्य है और न ही इस प्रकार से कोई भी संपत्ति का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। उधर पौड़ी में आंगनबाड़ी सहायिकाओं की नियुक्ति पर विवाद उठ गया है। दरअसल शासनादेश के अनुसार राजस्व गांव के निवासी इस पद पर चयनित हो सकते हैं, मगर आरोप लग रहा है कि राजस्व गांव के अभ्यर्थियों को नियुक्ति से बाहर कर दिया गया। हालांकि इस मामले में मुख्य विकास अधिकारी ने भी संज्ञान लिया है और डीपीओ को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। एक्चुअली ये मेरी वाइफ है और मैं इनके साथ में आज यहाँ पे आया हूँ और मेरे गांव का नाम कांडई है, जो कि ये कुल्ली ग्राम सभा के अंतर्गत आता है। कुल्ली ग्राम सभा पे हमारे 3 गांव है, कुल्ली, जसपुर और कांडई। इसमें हमारे 2 आंगनबाड़ी केंद्र है, एक तो कुल्ली में है और एक जसपुर में है। ठीक है, तो हमने जो आवेदन आया था तो हमने जसपुर के लिए भरा था, वो आवेदन इन्होंने भरा था जसपुर के लिए। तो वहाँ पे क्या हो गया, एक इन्होंने हमने कांडे से भरा था, उन्होंने जसपुर से भरा था, लेकिन इनका आवेदन पास नहीं हुआ और उनका पास हो गया, जबकि मेरिट के हिसाब से वो उनका नंबर कम थे, इनके ज़्यादा थे। तो हाँ, एक ग्राम छतकोट, ग्राम कांडई, इनके कुछ ग्रामीण आए हैं जिन्होंने वहाँ पे जो आंगनबाड़ी सहायिका है उनके पदों में नियुक्तियों के बारे में अपना एक एप्लीकेशन दिया है, प्रार्थना पत्र दिया है, जिसकी जांच के लिए मैंने जो हमारे डीपीओ हैं बाल विकास के, उनको मैंने निर्देशित किया है और इसके बारे में जैसी जांच रिपोर्ट आती है उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। पेशेंट्स आई हैं विभिन्न गाँवों से, तो उसको हमने जो डीपीओ हैं उनको भेजा है और इसमें उनसे जांच करने का निर्देश दिया है। हाँ, वो जो भी उसमें नियम होंगे, जो उनकी क्वालिफिकेशन होगा और उसके आधार पर ही वो नियुक्तियाँ की गई होंगी। अगर उसमें कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसमें फिर तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।
राजधानी देहरादून के क्लैम्पटाउन क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों और एक भारतीय महिला को एसओजी और पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया। एसएसपी अजय सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों के पास से बांग्लादेश की आईडी और भारत का फर्जी आधार कार्ड बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपियों को संरक्षण देने वाली भारतीय महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 2 अन्य लोगों की तलाश अब भी जारी है। के बाद देहरादून राजधानी में बृहद रूप से सत्यापन अभियान चलाया जा रहा था। एक गोपनीय इनपुट के आधार पर क्लेमेंटाउन थाना क्षेत्र में वहां पर एक टीम को सत्यापन के लिए भेजा गया था, जहां पर कुछ संदिग्ध लोग पाए गए। उसके बाद जब उनकी सर्च वहां पर की गई तो इसमें 2 बांग्लादेशी आईडी मिली थी और साथ ही साथ इसमें 2 इंडियन फेक आधार कार्ड भी मिला था। समस्त पूछताछ में इसमें अब तक 6 लोग को इसमें गिरफ्तारी की गई, जिसमें 5 लोग इसमें बांग्लादेश के दिवासपुर के रहने वाले हैं, जो विभिन्न समयों में बॉर्डर क्रॉस करके अन्यत्र रहते हुए देहरादून पहुंचे थे और कुछ समय से यहाँ पर निवासरत थे। इसमें जो पूछताछ से पता चला कि इसमें 2 एजेंट थे, नूर इस्लाम और मोहम्मद आलम जो है, जिनके द्वारा इस तरह के फेक डॉक्यूमेंट्स को तैयार किया गया और इनको यहाँ पर लाया गया था। अभी इसमें ज्वाइंट इंट्रोगेशन की टीम फॉर्म कर दी गई थी, उनके द्वारा भी काफ़ी सारी जानकारी इसमें ली गई है, जिसमें आगे हमारी टीम इसमें काम कर रही है। ये सभी अभियुक्तों को इसमें जो है पासपोर्ट अधिनियम 1967 और बीएनएस की विभिन्न धाराओं में इसमें माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। वहीं नरेंद्र नगर के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में मुख्य अग्निशमन अधिकारियों का सीएफओ प्रशिक्षण पूरा होने के मौके पर दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर पुलिस अपर महानिरीक्षक अग्निशमन मुख्तार मोहसिन ने भी शिरकत की। उन्होंने सीएफओ का प्रशिक्षण लेने वाले अफसरों को कर्तव्य और निष्ठा की शपथ दिलाई। जी 3 सीएफओ आज यहाँ से पास आउट हुए हैं और उनका गहन प्रशिक्षण आज कंप्लीट हुआ है, पासिंग आउट आज हो गई है। तो इसमें पीटीसी के स्टाफ ने बड़ी मेहनत से इनको ट्रेनिंग कराई है और ट्रेनिंग का रिज़ल्ट आज रहा है। इनकी बड़ी अच्छी परेड भी हुई है, उनका अनुशासन भी बहुत अच्छे तरीके से रहा है। अब यहाँ से पासिंग आउट होने के बाद इनको हम डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराएंगे, जो 15 दिन की होगी। और इस बार चूँकि 4 धाम यात्रा चल रही है, तो इनकी जो डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो 4 धाम यात्रा रूट में हम लोग कराएंगे। तो 4 धाम यात्रा में जो फायर सेफ्टी प्लान है, डिज़ास्टर प्लान है, ये इसको चेक करेंगे और जो भी व्यवस्थाओं में अगर कोई सुधार की गुंजाइश है तो ये लोग रिपोर्ट भी देंगे। 3 महीने का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा था। यहाँ पीटीसी में हमने काफ़ी कुछ चीज़ सीखा, चाहे वो डिसिप्लिन हो, चाहे वो हमारी इंडोर क्लासेस हो, आउटडोर क्लासेस हो। और हमने जो कुछ भी यहाँ सीखा है वो हम अपनी फील्ड पे जाकर रेस्पेक्टिव लोकेशन पे उसको रिप्लिकेट करेंगे। यही हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हमने यहाँ पे जितना भी अच्छा सीखा है उससे भी ज़्यादा अच्छा हम साइटों पे जाके। रविवार को राजधानी देहरादून के पतरी बाग में स्थित पाम सिटी कॉलोनी में नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस मौके पर कॉलोनी के सभी लोग मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर अध्यक्ष ने कहा कि पाम सिटी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से मंदिर का निर्माण कार्य किया गया है। इसमें मां दुर्गा समेत प्रमुख देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित की गई है। पिछले साल 14 फरवरी 2024 को इस मंदिर की भूमि पूजन किया गया था, जो आज साकार रूप ले चुका है। और इस मंदिर का जो नाम हम लोगों ने डिसाइड किया है सभी पाम सिटी वासियों ने, वो श्री शिव शक्ति माँ दुर्गा मंदिर के नाम से इसका पहचाना जाएगा आगे से ये मंदिर। और यहाँ हर सभी भगवान हैं, मेन ये जो मंदिर है वो दुर्गा माता के लिए, दुर्गा माता के नाम से पहचाना जाएगा। और आज ये भव्य मंदिर जो बनके तैयार हुआ है, इसमें हमारे सभी जो पाम सिटी वासियों हैं, इन्होंने हर तरह से तन मन धन हर तरह से सहयोग किया, जो आज इतना बड़ा और सुंदर मंदिर हमारा बनके तैयार हो चुका। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पर पहलगाम आतंकी हमले का असर, श्रद्धालुओं की घटती संख्या से बढ़ गई सरकार की टेंशन, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के हो रहे दावे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देरी पर उठ रहे सवाल, हाईकोर्ट ने भी सरकार से मांगा है चुनाव पर जवाब। चुनाव में देरी पर विपक्ष ने भी किया है प्रहार। भ्रष्टाचार को लेकर हरीश रावत ने सरकार पर साधा निशाना, कहा लूट झूठ और फूट का अड्डा बना उत्तराखंड, जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी उठाए सवाल। और उत्तराखंड में 25 जून से मानसून देगा दस्तक, मई में भी बारिश का दौर रहेगा जारी। इस बार मानसून के सामान्य रहने के आसार, फिलहाल गर्मी से भी लोगों को है राहत।